ठीक, एक मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे सेटअप कर दिया मैग्नेटिक फील्ड। मेरे पास कोई एक कंडक्टर है, लेट से ये कंडक्टर है, ए बी कंडक्टर है, ठीक है, सॉरी ए बी कंडक्टर है, ए बी, सो बी आई शुड राइट हियर, सो ये ए बी कोई कंडक्टर है, ठीक है। इसको मैंने बैटरी से कनेक्ट कर दिया, करंट फ्लो किया, तो मैं करंट नहीं फ्लो करा रहा हूँ, एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन था, सो इलेक्ट्रॉन जो फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ठीक है। लेट से किसी भी वेलोसिटी यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी से फ्लो कर रहा है। तो तुम मुझे फोर्स ऑन चार्ज बता दो, फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और फोर्स ऑन वायर भी बताओ, सब लोग बताए, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों। अगर इसका इस कंडक्टर का लेंथ लेट से एल मैंने बोल दिया तो, ठीक है, सब लोग बताए, ट्राई। सर इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, चार्ज पार्टिकल यानी बी से ये जा रहे हैं, तो मुझे किसी भी चार्ज पार्टिकल पे अगर फोर्स निकालना हो, सो फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल, अगर आपने देखा होगा, आप भूल जाते हैं बार बार, मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तो जब आप लिखोगे तो क्यू वी क्रॉस लिखोगे आप, यही फोर्स लगेगा उस पे, क्यू वी क्रॉस बी, सो क्यू यानी माइनस ई बोल सकते हो, और वेलोसिटी इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, और ये वी बी हो सकता है, यानी कि साइन 90 डिग्री आपको दिख रहा होगा वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। सो वी क्रॉस बी से अगर आप फोर्स कैलकुलेट करोगे तो ये इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा, इस फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, माइनस ई, और वी की जगह ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी लिख सकते हो, और ये मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो इस पे फोर्स लगेगा, इसकी मैग्नीट्यूड हो गया। डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन बताया सब लोग, माइनस जे कैप आई कैप और माइनस आई कैप, आपको दिख रहा होगा, जब वी क्रॉस बी लगाओगे आप, वी क्रॉस बी, तो इस पे माइनस जे कैप की तरफ फोर्स लग रहा होगा, लेकिन चूंकि चार्ज क्या है, नेगेटिव है, तो फोर्स का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अपोजिट, तो प्लस जे कैप हो जाएगा। तो जो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लग रहा होगा इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, मैग्नीट्यूड इतना होगा और डायरेक्शन ये होगा। अगर मुझे वायर पे फोर्स दिखना है, ठीक है, तो वायर पे फोर्स कैसे लिखूंगा यार, कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है, आप उसे मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, कितने से, आई एल क्रॉस बी से वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है। सर आई तो मुझे पता नहीं है, तो मान लो अगर इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रही है बी से ए, तो ऑब्वियसली करंट कहाँ जा रही होगी यार, ए टू बी करंट जा रही होगी, और डी क्यू बाई डी टी में लिख सकता हूँ, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं, टाइम भी लिख सकता हूँ, एल अपॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो अगर मुझे करंट की वैल्यू पता है, या इलेक्ट्रॉन अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है तो करंट इसका अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, तो आई एल क्रॉस बी लगाऊंगा, तो लेट से आई एल बी हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड, फोर्स ऑन वायर क्या हो जाएगा, आई एल बी। और अगर आप डायरेक्शन की बात करोगे, तो जिस डायरेक्शन में चार्ज पे फोर्स लग रहा था, उसी डायरेक्शन में आपको वायर पे भी फोर्स दिखेगा, ठीक है। तो जो यही तुम्हें लाइक क्वेश्चन देगी, तो तुम्हें लगेगा कि यार ये चार्ज तो वायर से निकल के बाहर जाएगा, बट ऐसा कभी नहीं होगा। तुम्हारे घर में मान लो करंट आ रही है, तो यार वायर से चार्ज निकल के थोड़ी इलेक्ट्रॉन बाहर घूमने लगता है, वो तो उसके थ्रू ही जाता है। तो और अच्छे से जब आप समझेंगे इसको थोड़ा सा डीपली कि इसके अंदर चल क्या रहा है, जब ओरस्टेड ने पहली बार एक्सपेरिमेंट किया था कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म रिलेटेड है, तो मेनली चार्ज के फ्लो के कारण सारी चीजें अराइज हुई थी। चार्ज फ्लो कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, और चार्ज फ्लो कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड है। चार्ज के फ्लो के कारण उस वायर पे फोर्स लगता है, जिसको आप आई एल क्रॉस बी लिखते हो। तो एक ऊपर का पोर्शन है जो मैंने आपको दिखाया है कि फोर्स ऑन वाई आई एल क्रॉस बी लगता है, लेकिन क्यों लगता है, चार्ज के फ्लो के कारण। अब आपको समझ में आ रहा है कि चार्ज फ्लो कर रहा है, तो चार्ज अगर फ्लो कर रहा है तो उस पे जो फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में लगता है जिस डायरेक्शन में वायर पे फोर्स लगता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सो लेट से आई हैव अ करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है, तो इसमें करंट लेट से 1 एम्पियर की करंट इस डायरेक्शन में जा रही है, और जो 3 एम्पियर की करंट है इस डायरेक्शन में जा रही है। मान लो दो पैरेलल कंडक्टिंग करंट कैरिंग कंडक्टर है, इनके बीच का डिस्टेंस मैंने रख दिया लेट से 0.5 या लेट से 0.8 सेंटीमीटर, ठीक है दोस्त, 0.8 सेंटीमीटर मैंने रख दिया इनके बीच का डिस्टेंस, ठीक। तो अगर लेट से तुम्हें कैलकुलेट करना है, फोर्स कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो फोर्स तुम कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक, इनके बीच में फोर्स लग रहा होगा, फोर्स की वैल्यू बताया सब लोग, लेट से अगर ये फर्स्ट वायर है और ये सेकंड वायर है तो, ठीक है, और फोर्स का डायरेक्शन भी बताया सब लोग। लेट से मेरे पास एक लूप है यार,
ठीक है, ऐसा लूप है एक। ये लूप है मेरे पास, इसको थोड़ा सही करना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से मुझे करंट भी भेजना है। सो इस टाइप का कोई लूप है यार। ये क्यों मैं बनाया, यहाँ पे करंट भेजूंगा मैं इस डायरेक्शन में करंट, और ऐसे जाएगी करंट और ऐसे वापस आ जाएगी। ठीक है दोस्त, और मैं जो मैग्नेटिक फील्ड सेटअप कर रहा हूँ यहाँ पे, वो मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसा सेटअप कर रहा हूँ। ये तुमने पढ़ा होगा 10th में। ये मान लो नॉर्थ है और ये साउथ है। ठीक है यार, तो मैं इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड सेट कर दिया। ठीक है, ये तुम्हें दिख भी रहा होगा, ऐसे मैंने मैग्नेटिक फील्ड सेट कर दिया इस डायरेक्शन में। ठीक है, सो बी का डायरेक्शन तुम्हें क्लियर होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, ये हम लोग पढ़ रहे हैं सर टॉर्क। आवाज नहीं आ रही आपकी। सब लोग को नहीं आ रही है क्या? ठीक है, और ये लूप है, लूप के अंदर मैंने करंट भेज दिया। ठीक है, मान लो मैं नाम दे देता हूँ तुम्हें समझाने के लिए, ए बी सी और डी। ठीक है यार, अब जो लूप वायर ए बी पे है, सेक्शन वाइज देखते हैं, ए बी पे देख लेंगे, बी सी पे देख लेंगे, सी डी पे देख लेंगे। तो सेक्शन वाइज देखो यार तुम लोग, कि जो ए बी वाला लूप है या वायर ए बी, ठीक है, वायर ए बी है, अगर मैं बोलूँ कि यार इस पे फोर्स बताओ तुम, फोर्स ऑन ए बी। ठीक है, मान लो इसका लेंथ एल है, अगर मैंने एल बोल दिया इसका लेंथ, और इसका भी लेंथ एल है, सी डी का भी लेंथ एल है। रेक्टेंगुलर क्वाइल होता है, रेक्टेंगुलर क्वाइल लिख देता हूँ, रेक्टेंगुलर लूप। ठीक है यार, सो ए बी और सी डी का लेंथ सेम होगा, एल है। तो फोर्स ऑन ए बी अगर तुम लिखना चाहोगे तो देखो यार सब लोग, एल क्रॉस बी, आई एल क्रॉस बी, आई एल क्रॉस बी लिखोगे तुम। अब आई एल क्रॉस बी क्या है यार, आई एल क्रॉस बी वेक्टर। सर एल तो वेक्टर, इसका डायरेक्शन कहाँ होता है, करंट के डायरेक्शन में। तो एल क्रॉस बी देखो, एल क्रॉस बी, जे कैप में अपने उंगलियों को ले जाओ और आई कैप की तरफ मूव करो, तो देखो अंदर की तरफ फोर्स आ रहा होगा। सब लोग को डायरेक्शन क्लियर होना चाहिए। सो जो ये लूप है, इस लूप को मैंने मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, नॉर्थ और ये साउथ है, तो मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही होगी। ठीक है, तो आपने ए बी पे फोर्स का डायरेक्शन लिख लिया, इनसाइड द स्क्रीन। एल क्रॉस बी आपने देखा होगा तो इनसाइड द स्क्रीन। ठीक है, सी डी पे आपने देखा होगा तो एल क्रॉस बी, तो आपके मुखड़ा की तरफ आ रहा होगा, फेस की तरफ आ रहा होगा फोर्स का डायरेक्शन ऑन सी डी। देखिए दोस्त, बीसी और एडी पे क्या है, फोर्स जीरो है, क्योंकि एल क्रॉस बी करोगे तो एल के डायरेक्शन में ही मैग्नेटिक फील्ड है, तो साइन जीरो हो जाएगा, जीरो। तो फोर्स ऑन बीसी और एडी क्या हो जाएगा दोस्त, जीरो। क्लियर है, तो बीसी और एडी सीन से बाहर हो गए। अब अपने पास है ए बी और सी डी, तो इनसाइड फोर्स की वैल्यू है, डायरेक्शन है, और एक आउटसाइड है, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है। तो नेट फोर्स अगर मुझे बात करना है, नेट फोर्स ऑन लूप, नेट फोर्स ऑन लूप वो क्या हो जाएगा, जीरो। सब लोग को ये बात समझ में आना चाहिए, नेट फोर्स ऑन द लूप क्या हो जाएगा, जीरो। तो नेट फोर्स जीरो तो क्या टॉर्क भी जीरो होगा, बिल्कुल नहीं सर, कोई जरूरी नहीं है। सो नेट फोर्स ऑन लूप क्या हो जाएगा, जीरो, और टॉर्क की कुछ वैल्यू आएगी, टॉर्क ऑन लूप, टॉर्क ऑन लूप। अब टॉर्क ऑन लूप हम लोग निकालते हैं, देखें कितना आएगा। आगे चले क्या, इतना क्लियर है आप लोगों को? सो इस लूप पे मैं कैलकुलेट करने जा रहा हूँ टॉर्क। तो टॉर्क अगर आपको चाहिए तो सबसे पहले आपको एक्सिस ऑफ रोटेशन बताना पड़ेगा, तभी आप सारी चीजें वहां से लिख सकते हैं। तो लेट से एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। तो अगर मान लो कि बीसी की लेंथ मैंने बी बोल दिया, तो ये लेंथ कितना हो जाएगा यार, बी बाई टू। लेट से बीसी की लेंथ मैंने बी बोल दिया, और ए बी की लेंथ मैंने क्या बोल दिया है, एल। ठीक है, सो रेक्टेंगुलर लूप है, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन एल एंड बी, क्योंकि आप एरिया एल बी लिख सकते हैं। सो टॉर्क अगर आपको कैलकुलेट करना है तो आर क्रॉस एफ, तो ए बी पे अगर आप टॉर्क कैलकुलेट करोगे, ठीक है, तो टॉर्क क्या हो जाएगा, आर क्रॉस एफ। तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है एक्सिस से, तो इसके अबाउट लेट से आप इसे घुमा रहे हो। ठीक है, ये मैं आपको दिखा भी सकता हूँ, लेट से मेरे पास ये पेज है एक। ठीक है, लेट से मैं आपको एक पेज दिखा रहा हूँ, फिर उसके थ्रू आप समझ सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड में मैंने इस वायर लूप को रख रखा है, रेक्टेंगुलर लूप है, इसको रख दिया है। ठीक है, सो इसको घुमाना है तो मैं ऐसे घुमाऊंगा। सो एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, बीच वाला, तो इस एक्सिस के अबाउट घुमाऊंगा इसको। ठीक है, इसके अबाउट घुमा रहा हूँ इसे।
तो टॉर्क मुझे लिखना पड़ेगा इस एक्सिस के अबाउट, बीच वाला जो मैंने एक्सिस बनाया है। तो इसके बाद टॉर्क लिखूंगा, क्या लिखूंगा, आर क्रॉस एफ। एफ की वैल्यू आपको पता है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर कितना हो जाएगा, एक्सिस से बी बाई टू, क्योंकि मिडिल में है इसका एक्सिस। सो बी का हाफ हो जाएगा बी बाई टू। सो ए बी पे आप लिख सकते हो नेट टॉर्क, ठीक है, और वैसे ही सी डी पे लिख सकते हो आर क्रॉस एफ, ठीक है। सो अगर ए बी पे मुझे टॉर्क लिखना है तो देखो यार, मैं ए बी पे टॉर्क लिख रहा हूँ। सो मुझे टॉर्क लिखना है, सो नेट टॉर्क अगर मैं लिखूंगा, नेट टॉर्क, तो टॉर्क ऑन ए बी प्लस टॉर्क ऑन सी डी। सर आपने प्लस क्यों कर दिया, देखो यार टॉर्क का डायरेक्शन सेम आएगा, आर क्रॉस एफ लगाए सब लोग, आप लोग को टॉर्क का डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में दिखेगा, दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू ऐड दिस टू टॉर्क्स। यार आप टॉर्क लिखोगे आर क्रॉस एफ, सो एफ आ गया आर क्रॉस एफ, तो 90 डिग्री साइन 91 बना देगा। सो फोर्स रहेगा, और आर की जो वैल्यू है वो कितनी है, बी बाई टू। सो ये भी क्या हो जाएगा, बी बाई टू, फोर्स बी बाई टू, ठीक है। तो इसको लिख सकते हो फोर्स इंटू बी। बी क्या था यार, जो हमने रेक्टेंगल बनाया था उसके एक साइड का, यानी उसका विड्थ है बी, और एल क्या है, लेंथ है। अब देखो फोर्स की वैल्यू लिखो, फोर्स क्या है तुम्हारे पास, आई एल बी, एल क्रॉस बी, तो आई एल बी हो जाएगा, आई एल बी, क्योंकि 90 डिग्री साइन 91 बना देगा। सो फोर्स की वैल्यू आई एल बी, तो यहाँ पे फोर्स की वैल्यू रखो आई एल बी, आई एल बी, ठीक है, आई एल बी, बी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये फोर्स की वैल्यू हो गई, और यहाँ पे बी है। इसको और अच्छे तरीके से लिखो यार, आई और मैग्नेटिक फील्ड, आई मैग्नेटिक फील्ड, एल इंटू बी। देखो रेक्टेंगुलर लूप था, तो लेंथ इंटू विड्थ क्या लिखोगे, एरिया, एल इंटू बी क्या हो जाएगा, एरिया, इस लूप के एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू विड्थ। सो ये क्या बना देगा यार, एरिया। सो आई ए बी, ये नेट टॉर्क हो जाएगा उस लूप पे। सो टॉर्क पे लूप पे नेट टॉर्क की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई ए बी। आई क्या है यार, करंट है, ए क्या है, एरिया है, एरिया ऑफ लूप, ठीक है, और बी क्या है तुम्हारा, मैग्नेटिक फील्ड, बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, और आई क्या होगा, करंट, ठीक है। सर आप तो एरिया के ऊपर आपने एरो बना दिया, एरिया वेक्टर क्वांटिटी मैंने बनाया है यहाँ पे, ठीक है यार, एरिया मैंने वेक्टर क्वांटिटी बनाया है। एरिया का डायरेक्शन क्या होता है, ऑलवेज आउटवर्ड टू द सरफेस। मैंने बहुत बार एरिया को वेक्टर क्वांटिटी बनाया है, ऑलवेज आउटवर्ड टू द सरफेस, या परपेंडिकुलर टू द सरफेस, या ऑब्जेक्ट एरिया का डायरेक्शन होता है। सो आई ए बी क्या हो जाएगा, टॉर्क हो जाएगा। इसको अगर और लैंग्वेज में लिखना है तो देखो यार, लैंग्वेज में कैसे लिखते हैं हम लोग, ठीक है, इस चीज को समझना। अब मैं यहाँ पे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का यूज करूंगा, ठीक है, जो एम से मैं तुम्हें डिनोट कराता था। सो तुम्हें ये पता है कि सर ये होता है वेक्टर क्वांटिटी, मैग्नेटिक मोमेंट या मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है यार। अब टाइम आ गया है इसका डायरेक्शन के बारे में बात करने का, और मैग्नीट्यूड के बारे में बात करने का, ठीक। सो मैग्नेटिक मोमेंट हो गया, जो मैग्नेटिक मोमेंट को डिफाइन किया गया है वो लिखा गया है, वेक्टर क्वांटिटी है, इसको आई इंटू ए लिखते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट को डिफाइन किया गया है वो आई इंटू एरिया लिखते हैं लूप के लिए, ठीक है। अगर मान लो तुम्हारे पास करंट कैरिंग लूप है, तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट तुम लिख सकते हो। तुम्हारे पास मान लो करंट कैरिंग लूप है, तो उसका तुम मैग्नेटिक फील्ड लिख सकते हो। मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा उसका, आई इंटू ए क्या होगा, एरिया ऑफ द लूप। तो एरिया का जो डायरेक्शन होगा वही मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन होगा, ठीक है। मान लो कोई करंट कैरिंग लूप है, इसमें करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है दोस्त, इस डायरेक्शन में करंट जा रहा है, तो इसके पास मैग्नेटिक मोमेंट होगा। तो अगर तुमसे मैं पूछूं कि इसमें इस लूप के लिए एरिया का डायरेक्शन क्या है, आउटवर्ड, स्क्रीन से बाहर, आउटवर्ड स्क्रीन से बाहर, तो मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन क्या होगा, एरिया का डायरेक्शन होगा। तो नेट टॉर्क जो होता है, पहले सुने फिर मैं आपको बताऊंगा। सो जो नेट टॉर्क लिखा जाएगा आई ए बी, आई करंट है, ए क्या है, एरिया है, और बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है लूप के लिए। आई इंटू ए की वैल्यू क्या होती है, करंट इंटू एरिया वेक्टर क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट डिफाइन किया गया है। मैग्नेटिक मोमेंट क्या है सर, ये वेक्टर क्वांटिटी है,
तो मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा? करंट और एरिया को मल्टीप्लाई करके। डायरेक्शन कहां से आएगा सर? एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा वही डायरेक्शन मैग्नेटिक मोमेंट का होगा। क्लियर है? सब लोग लिखना शुरू करें। तो तुम्हारे पास अगर कोई लूप है तो उस पर नेट और क्या लिख सकते हो? आई ए बी। ए क्या है? एरिया। या तुम ऐसे भी लिख सकते हो आई ए बी साइन थीटा, तो तुम्हें दिख जाएगा। ए बी साइन थीटा का मतलब क्या होगा? एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। थीटा क्या है दोस्त? एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। कुछ लोग बोलेगा सर ये तो एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है यार, मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन वही होगा जो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होगा। तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो डायरेक्शन होगा, जो थीटा होगा, वही साइन थीटा बनाएगा यहाँ पे। क्या ये बात सब लोग को समझ में आ रहा है कि लूप पे जो टॉर्क होगा आई ए बी होगा, या उसको मैं एम बी साइन थीटा भी लिख सकता हूँ, या एम क्रॉस बी भी लिख सकता हूँ। या अगर मैग्नेटिक फील्ड में मैंने एक मैग्नेटिक डायपोल को रख दिया तो उस पर भी टॉर्क तुम इसी एक्सप्रेशन से तुम लिखोगे। अगर मान लो कोई थीटा एंगल पे मैंने इसको रख दिया है तो टॉर्क इस पे लिखोगे माइनस एम बी साइन थीटा लिखा जाता है। ठीक है, सो ऐसे भी लिख सकते हो। ये मैग्नीट्यूड है यार। कुछ लोग बताएगा यार छोटे बच्चे बोलने लगते हैं सर ये तो वेक्टर है, तो मैग्नीट्यूड है ये, ध्यान रखना। क्लियर है यहाँ तक? सो मैंने कोई लूप बनाया है जिसमें क्या है 100 टर्न है। ठीक है, और इसका रेडियस क्या है 0.1 मीटर। तो मान लो मैंने यार इसमें करंट दे दिया 2 एम्पियर का। ठीक है दोस्त, तो अगर तुमसे मान लो कोई पूछ रहा है यार इसका मैग्नेटिक मूवमेंट बता दो। ठीक है, सो बताए सब लोग मैग्नेटिक मूवमेंट, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड भी। क्या होता है ना कि बहुत इजी क्वेश्चन आ जाता है तो बच्चों को बिलीव नहीं होता कि अरे यार ये क्यों इतना इजी आ गया। मेडिकल वेडिकल में भर के पूछते हैं ये छोटे मोटे क्वेश्चन ये लोग, क्योंकि 1 मिनट का क्वेश्चन रहता है तो बहुत छोटा कॉन्सेप्ट वो लोग पूछेगा कि बच्चा को डायरेक्शन क्लियर है कि नहीं, या मल्टीप्लीकेशन आता है कि नहीं। तो ये तुम क्लियर रखना। ठीक है, ऐसे ही रेक्टेंगुलर लूप बना देगा वो लोग। तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन कौन डिसाइड करेगा कि करंट किस डायरेक्शन में है? ठीक है ना, कि एरिया वेक्टर तो परपेंडिकुलर ही होगा ही। तो स्क्रीन के अंदर भी, बाहर भी परपेंडिकुलर है, अंदर भी परपेंडिकुलर है। तो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा कौन सा परपेंडिकुलर होगा। तो अगर उसको पता है कि करंट का डायरेक्शन बताएगी कि एरिया वेक्टर अंदर होगा या बाहर, तो बिल्कुल आगे करके वो निकल जाएगा। तो ये तुम ध्यान रखना। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग को पढ़ना है वो है गैल्वेनोमीटर। देखो यार, तुमने गैल्वेनोमीटर से एमीटर बनाना सीख लिया है और वोल्टमीटर बनाना सीख लिया है। एमीटर के अंदर का सीन तुम्हें क्लियर है और वोल्टमीटर के सीन क्लियर है। अब गैल्वेनोमीटर का सीन हम लोग समझते हैं कि गैल्वेनोमीटर के अंदर होता क्या है। जो पेरेंट इंस्ट्रूमेंट था गैल्वेनोमीटर, यही तो था तुम्हारा गैल्वेनोमीटर। इसी से तुम एमीटर बनाते थे और इसी से वोल्टमीटर बनाते थे। गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक छोटा सा छोटू रेजिस्टेंस लगाते थे, बिल्कुल छोटू, जिसको तुम शंट बोलते थे, तो एमीटर बन जाता था। और गैल्वेनोमीटर के सीरीज में एक भारी सा रेजिस्टेंस लगाते थे, बहुत लार्ज रेजिस्टेंस लगाते थे, तो वोल्टमीटर बन जाता था। कॉन्सेप्ट तुम्हें पता है। अगर उसको प्रैक्टिकल से क्वेश्चन देना होता है जेई में, तो ये वाला सेक्शन वो प्रीफर करते हैं, कन्वर्जन वाला। अब हम लोग समझते हैं कि गैल्वेनोमीटर की कहानी क्या है, उसके अंदर का बात समझते हैं हम लोग। देखो सब लोग, बहुत ही इजी है, सब लोग को 2 मिनट के अंदर समझ में आएगा। देखो यार, समझो इस चीज को। ठीक है, देखो गैल्वेनोमीटर क्या है, बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है ये। ठीक है, बहुत ही सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है गैल्वेनोमीटर। ठीक है, वेरी सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट। सेंसिटिव का मतलब क्या हो यार, छूते ही इसके रोंगटे थोड़ी खड़े होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, सेंसिटिव का मतलब हो गया कि छोटी मोटी वैल्यू भी कैलकुलेट कर लेगी, माइक्रो एम्पियर भी कैलकुलेट कर लेगी। ठीक है, सो गैल्वेनोमीटर वेरी सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट। देखो इसको बनाया कैसे जाता है वो समझते हैं। डायग्राम मैं बना रहा हूँ तुम्हारे लिए, समझना इस चीज को। तो ये मैंने कुछ सेटअप किया है, यहाँ से रेडियल मैग्नेटिक फील्ड सेटअप किया जाता है। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड सेटअप का मतलब क्या हो गया कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इस एक्सिस के रेडियल डायरेक्शन में होगी। रेडियल डायरेक्शन में हमेशा मैग्नेटिक फील्ड सेट किया रह जाएगा। ठीक है, और एक लूप रहता है, उस पे वाइंडिंग की जाएगी। ठीक है, वायर की। तो अगर करंट कैरिंग कंडक्टर है, करंट कैरिंग लूप है, उसको मैग्नेटिक फील्ड में तुम रखोगे तो उस पे टॉर्क क्या लग रहा होगा? आई ए बी साइन थीटा। ठीक है, सो एरिया वेक्टर, अगर लूप है उसका एरिया वेक्टर बाहर है और मैग्नेटिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर होगी। एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर होगी। तो मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू जो तुम लिखोगे आई ए बी लिख सकते हो।
ए क्या है सर, एरिया ऑफ द लूप, बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, तो मैक्सिमम टॉर्क लग रहा होगा। ठीक है, अब देखो इसके अंदर एक कहानी और होती है कि मान लो टॉर्क का डायरेक्शन, ठीक है, तुमने देखा होगा गैल्वेनोमीटर, एक नीडल होता है ऐसे, मान लो एक टॉर्क इस पे लग रहा है, लेट से मैंने इसको टॉर्क 1 बोल दिया। इस नीडल पे अगर ये नीडल है तुम्हारा, तो इस पे टॉर्क मान लो एक टॉर्क T1 इस डायरेक्शन में लग रहा है, इसको अगर बैलेंस करना है, इस T1 को अगर बैलेंस करना है, तो तुम्हें एक एंटी टॉर्क तुम्हें प्रोड्यूस करना पड़ेगा। मान लो T1 इधर इसको घुमा रहा है नीडल को, तुम चाहते हो इसको इधर घुमाए, तो एक एंटी टॉर्क तुम्हें प्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो जो एंटी टॉर्क प्रोड्यूस किया जाएगा, लेट से टॉर्क टू हो गया, ठीक है, टॉर्क 2 हो गया। टॉर्क 1 तो तुम्हें समझ गया आएगा, मैग्नेटिक फील्ड के कारण IAB। टॉर्क 2 क्या होता है, हम लोग प्रोड्यूस कराते हैं स्प्रिंग लगा के, तो टॉर्क 2 बोलते हैं। टॉर्क 2 क्यों लगाया जाता है, ताकि जो मैग्नेटिक फील्ड के कारण टॉर्क है उसको हम लोग बैलेंस करें। सो एंटी टॉर्क 2 लग गया। अब स्प्रिंग के कारण टॉर्क 2 लगता है, इसको जो लिखा जाता है वो लिखा जाता है K इंटू फाइव। सर K क्या है, स्प्रिंग का टॉर्सनल कांस्टेंट। K क्या होता है, टॉर्सनल, या सिंपल अगर तुम लिख सकते हो स्प्रिंग कांस्टेंट तो भी सही है, टॉर्सनल स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है सर, फाई क्या है, फाई क्या होता है, एंगुलर डिफ्लेक्शन, जो डिफ्लेक्ट करेगा, एंगल के रिस्पेक्ट में डिफ्लेक्ट करेगा ना तुम्हारा नीडल, कि ये सर ये थीटा है, ये 10 डिग्री हुआ, 20 डिग्री हुआ। गैल्वेनोमीटर एमीटर तुमने देखा होगा यार लैब में, उसमें नीडल रहता है ऐसे घूमते रहता है, या तुम्हारे घर में भी होगा, पहले स्टेबलाइजर आता था, तो उसमें नीडल घूमते रहता है। तो एंगुलर डिफ्लेक्शन जो होता है वो फाई होता है। सो फाई क्या होता है, एंगुलर डिफ्लेक्शन, एंगुलर डिफ्लेक्शन। ठीक है, तो इन दोनों टॉर्क को बैलेंस किया जाता है। टॉर्क 1 किसके कारण हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड के कारण। टॉर्क 2 किसके कारण हो रहा है, एक स्प्रिंग लगा के एंटी टॉर्क प्रोड्यूस किया जाता है, वो टॉर्क 2 होता है, जिसको हम लोग के फाई लिखते हैं। तो इन दोनों टॉर्क को जैसे ही बैलेंस करोगे तो तुम्हें कंडीशन दिखेगा, टॉर्क 1 को बैलेंस कौन करेगा, टॉर्क 2। तो टॉर्क 1 अगर IAB है मैक्सिमम वैल्यू, और टॉर्क 2 क्या है, के फाई, ये हमेशा IAB होगा, इसीलिए रेडियल मैग्नेटिक फील्ड सेटअप किया जाता है, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू है हमेशा हमारे पास टॉर्क की। सो IAB, दैट्स वाई इसे सेंसिटिव बोलते हैं। सो मैक्सिमम वैल्यू पे सारी चीजें कैलकुलेट करेगी वो। तो टॉर्क 1 को बैलेंस करेगा टॉर्क 2, जो कि एंटी टॉर्क होगा के फाई। तो अगर मैं नेक्स्ट पेज पे बताऊं तुम्हें, लेट से कि तुमने के फाई क्या लिखा, IAB। सर के क्या है, स्प्रिंग का कांस्टेंट, फाई क्या है सर, एंगुलर डिफ्लेक्शन, आई क्या है सर, करंट, लूप में कितना करंट भेजा गया है सर, ए क्या है, एरिया ऑफ द लूप, बी क्या है सर, मैग्नेटिक फील्ड, जितना का मैग्नेटिक फील्ड सेटअप किया गया है। तो यहाँ से जब तुम फाई देखोगे, ठीक है दोस्त, तो फाई तुम लिखोगे ए बी अपॉन के इंटू आई। ठीक है, ये डिफ्लेक्शन तुम निकाल सकते हो डायरेक्ट, अगर गैल्वेनोमीटर का तुम्हें डिफ्लेक्शन चाहिए तो फाई निकाल सकते हो ए बी अपॉन के इंटू आई, ये सारी चीजें दिया रहेगा। ए क्या है, एरिया ऑफ द लूप, मैं लिख देता हूँ, हालांकि आपको पता है एरिया ऑफ द लूप। बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है यार। आई तो पता ही है, के क्या है, टॉर्सनल स्प्रिंग कांस्टेंट, या स्प्रिंग कांस्टेंट भी तुम लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सो तुम्हें फाई क्या है, एंगुलर डिफ्लेक्शन, एंगुलर डिफ्लेक्शन, ये फाई क्या है, एंगुलर डिफ्लेक्शन। ठीक है, सो फाई निकाल सकते हो। इसको और अच्छे से लिखोगे तो देखो, ये फाई अपॉन आई लिखा जाएगा, ये क्या हो सकता है, ए बी अपॉन के। ठीक है दोस्त, ए बी अपॉन के। अब इस चीज को जो डिफाइन किया गया है, देखो डिफिनेशन कैसे बनाया गया है, इस चीज को जो डिफाइन किया गया है, इसको डिफाइन किया है करंट सेंसिटिविटी। ये एक मार्क्स में पूछा जा सकता है एनसीईआरटी बोर्ड में, करंट सेंसिटिविटी। सर करंट सेंसिटिविटी क्या होती है, देखो डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, डिफ्लेक्शन यूनिट, डिफिनेशन देखो, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। सो डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट को क्या बोला जाता है, करंट सेंसिटिविटी। 1 मार्क्स क्वेश्चन बोर्ड के लिए, व्हाट इज करंट सेंसिटिविटी, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट इज कॉल्ड करंट सेंसिटिविटी। और उसकी वैल्यू क्या होगी, एरिया मैग्नेटिक फील्ड डिवाइडेड बाय टॉर्सनल स्प्रिंग कांस्टेंट के। ठीक है दोस्त, ये डिफाइन किया गया है।
वैसे ही क्या डिफाइन किया गया है, वोल्टेज सेंसिटिविटी। वो क्या होता है, देखो यार, तुम्हारे पास ये फाई है, फाई अपॉन आई तुमने क्या डिफाइन किया, ए बी अपॉन के। ठीक है, तो अगर मुझे फाई लिखना है तो मैं लिख सकता हूं ए बी अपॉन के इंटू आई। अगर मैं वोल्टेज से दोनों तरफ डिवाइड कर दूं तो कोई डिफरेंस नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस चीज को जो डिफाइन किया गया है इसको और अच्छे से लिखो। सो फाई अपॉन वी, ए बी अपॉन के। ठीक है यार, इस चीज को आई अपॉन वी को मैं आर भी लिख सकता हूँ, वन अपॉन आर। आर क्या होता है, रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल। ठीक है, सो रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल भी बोल सकता हूँ। तो ये जो फाई अपॉन वी को डिफाइन किया गया है, फाई अपॉन वी यहां से भी लिख सकते हो, यहां से भी लिख सकते हो। सो फाई अपॉन वी को डिफाइन किया गया वोल्टेज सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी। सर वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या है, वोल्टेज डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज, इसको बोल सकते हो तुम डिफ्लेक्शन। ये सारे 1 मार्क्स क्वेश्चन है, ध्यान रखना। डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज। सर इसकी वैल्यू क्या होगी, ए बी अपॉन के आई अपॉन वी, या ए बी अपॉन के इंटू 1/r। आर क्या है सर, रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल, ये दिया रहेगा तुम्हें। सो वोल्टेज सेंसिटिविटी और करंट सेंसिटिविटी, ये गैल्वेनोमीटर का डिफाइन किया गया है। एक्चुअली जो इसे लोग गैल्वेनोमीटर बोलता है, इसको मोर अप्रोप्रिएट या बहुत सारे बुक्स में तुम इसको मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर से भी देखोगे, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम गैल्वेनोमीटर भी बता सकते हो, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। जो मेन कॉन्सेप्ट क्या होता है कि यार एक टॉर्क लगेगा। टॉर्क क्यों लगेगा सर, करंट का लूप है, उसको आप मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो टॉर्क लगेगा आई ए बी। एक एंटी टॉर्क हम लोग प्रोड्यूस कराते हैं ताकि उस टॉर्क को हम लोग बैलेंस कर ले। सर आप एंटी टॉर्क कैसे प्रोड्यूस कराते हो, सर स्प्रिंग लगा के, एक हमारा अंदर का सिस्टम रहता है, उसको के इंटू फाइव हम लोग लिख लेते हैं। सर के क्या है, स्प्रिंग का कांस्टेंट है, फाइव क्या है सर, डिफ्लेक्शन, एंगुलर डिफ्लेक्शन। ठीक है यार, उसके बाद के फाइव आई ए बी बराबर किया, वहां से फाइव अपॉन आई हमने डिफाइन कर दिया करंट सेंसिटिविटी, और उसको वोल्टेज से डिफाइन करके मैंने डिफाइन कर दिया वोल्टेज सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी का मतलब क्या होगा, करंट है तो डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, वोल्टेज है तो डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज। सो ये गैल्वेनोमीटर की कहानी है। अब क्वेश्चन कहां से आएगा, क्वेश्चन आएगा हमेशा वहां से, गैल्वेनोमीटर से क्या बनाना है दोस्त, एमीटर, या गैल्वेनोमीटर से वोल्टमीटर। एक क्वेश्चन फिक्स रहता है इधर से, तो ये तुम्हें कंट्रोल होना चाहिए कैसे बनाया जाता है, ऐसे हमने क्वेश्चंस कर चुके हैं ऑलरेडी, नोट करें इसे सब लोग। मैंने क्या किया, यहाँ पे ट्रैक बना रहा हूँ, जैसे रेलवे का जो ट्रैक होता है ना, वैसे मैं ट्रैक बना रहा हूँ यहाँ पे। ठीक, ऐसा ट्रैक मैं बना रहा हूँ। ठीक है यार, ये रेलवे का ट्रैक है, ऐसा ही ट्रैक होता है अगर तुम्हें ध्यान हो। ठीक, और मैंने मैग्नेटिक फील्ड ऐसे सेटअप कर दिया है। ठीक है दोस्त, मैंने क्या किया, एक कंडक्टर यहाँ पे रखा, इसके ऊपर एक कंडक्टर मैं रख रहा हूँ। ठीक, एक मैं कंडक्टर ऐसे रख रहा हूँ। ठीक, ये मेरा क्या है, कंडक्टर है, जिसका जो रेजिस्टेंस है, कंडक्टर का रेजिस्टेंस, वो लेट से मैंने आर बोल दिया रेजिस्टेंस, कंडक्टर का रेजिस्टेंस आर है। ठीक है यार, उसके बाद मैंने क्या किया है, कंडक्टर से मैंने एक बैटरी जोड़ दिया है यहाँ पे। ठीक, ऐसे बैटरी मैंने एक जोड़ दिया, वी वोल्टेज की बैटरी मैंने जोड़ दी है। ठीक है, और यहाँ पे स्विच लगा दिया। तो अब तुम्हें कंडक्टर ध्यान है। ठीक है, ये अभी मान लो कोई फ्रिक्शन नहीं है, नो फ्रिक्शन। ठीक, नो फ्रिक्शन। और ये जो ट्रैक है, ट्रैक का कोई रेजिस्टेंस नहीं है, नो रेजिस्टेंस ऑफ ट्रैक, नो रेजिस्टेंस ऑफ ट्रैक। ठीक है, ट्रैक का कोई रेजिस्टेंस नहीं और फ्रिक्शन भी नहीं है ट्रैक और कंडक्टर के बीच में। तो जैसे मैंने स्विच ऑन किया, ठीक है, तो यहाँ से करंट फ्लो करना शुरू करेगा आई, और कंडक्टर के क्रॉस करंट फ्लो करेगा, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा। ठीक है, और जैसे ही करंट करेंगे कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड,
जैसे ही कंडक्टर के क्रॉस करंट फ्लो करना शुरू करेगा तो इस कंडक्टर पे फोर्स लगेगा आई एल क्रॉस बी से। सो फोर्स ऑन कंडक्टर अगर मुझे लिखना है वो लिखूंगा मैं आई एल क्रॉस बी से, ये फोर्स लिख दूंगा मैं। और एल वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल तुम्हें दिख रहा होगा 90 डिग्री है, तो मैं डायरेक्ट आई एल बी लिख सकता हूं इसका मैग्नीट्यूड। सो इस कंडक्टर पे अगर कंडक्टर को मैं ए बी बोल दूं तो इस कंडक्टर पे फोर्स लग रहा होगा आई एल बी, ठीक है। और अगर फोर्स का डायरेक्शन तुम निकालोगे, सब लोग राइट हैंड यूज करे, तो इस फोर्स का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में आ रहा होगा, ठीक है। इसका मतलब है जैसे तुमने स्विच ऑन किया तो कंडक्टर पे फोर्स लगेगा और कंडक्टर मूव करना शुरू कर देगा, क्योंकि नेट फोर्स उस डायरेक्शन में आ रहा है आई कैप की तरफ, तो कंडक्टर मूव करना शुरू कर देगा, ठीक है यार। तो कंडक्टर मूव करना शुरू कर रहा है, तो अब देखो यहाँ पे चीजें कैसे चेंज हो रही है। ये फोर्स का वैल्यू आएगा, करंट कांस्टेंट है, करंट की वैल्यू तुम्हें पता है आई क्या है, वोल्टेज डिवाइडेड बाय कंडक्टर का रेजिस्टेंस। तो वोल्टेज कांस्टेंट है बैटरी मेरी, और रेजिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है, तो करंट की वैल्यू कांस्टेंट हो गई। लेंथ ऑफ अ कंडक्टर लेट से मैंने एल बोल दिया, तो कंडक्टर के लेंथ भी कांस्टेंट है एल, और मैग्नेटिक फील्ड भी यूनिफॉर्म है। अगर मुझे फोर्स, अगर मुझे इस कंडक्टर का एक्सेलरेशन निकालना है, तो लेट से अगर इस कंडक्टर का मास मैं m बोल दिया, तो मैं क्या करूंगा, फोर्स डिवाइडेड बाय मास, इसका हो जाएगा एक्सेलरेशन। सो फोर्स क्या है, आई एल बी डिवाइडेड बाय मास, और आई की वैल्यू जैसे ही मैं डालूंगा क्या हो जाएगा, वी एल बी अपॉन एम इंटू आर। ये एक्सेलरेशन आ गया इस कंडक्टर का। अब ये एक्सेलरेशन देखो तुम लोग यार, ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। तो जैसे ही एक्सेलरेशन आ गया कांस्टेंट, तो यहाँ पे पूरा मैकेनिक्स आपसे वो लोग पूछेगा, ठीक है, कि यार इतने इतना दूर चला अगर कंडक्टर तो वेलोसिटी बता दो, कितना टाइम लगेगा, कितना ये होगा, कितना एक्सेलरेशन, कितनी वेलोसिटी होगी, ये सारी चीजें तुम मैकेनिक्स से अब यहाँ पे सारी चीजें लगा सकते हो। सो जैसे ही एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो यहाँ पे पूरी मैकेनिक्स आ जाएगी, पूरी काइनेमेटिक्स आ जाएगी यहाँ पे। मान लो लेट से मैंने तुमसे पूछ दिया कि ये कंडक्टर मान लो t इक्वल टू 0 पे यहाँ पे था, ठीक है, किसी t टाइम पे ये कंडक्टर यहाँ पे आ गया, ये मान लो किसी t टाइम पे यहाँ पे आ गया, और ये जो डिस्टेंस मूव किया लेट से d मूव किया, तो मैं पूछ सकता हूँ तुमसे कि जब ये कंडक्टर d डिस्टेंस मूव करेगा तो इसकी वेलोसिटी बता दो। फाइंड वेलोसिटी, वेलोसिटी व्हेन कंडक्टर मूव्स थ्रू अ डिस्टेंस d। सो जैसे ही कांस्टेंट एक्सेलरेशन आता है तो आपके पास पूरी काइनेमेटिक्स आएगी। तो सब लोग वेलोसिटी बताए, डी डिस्टेंस मूव करने के बाद कंडक्टर के पास कितनी वेलोसिटी होगी। डिस्टेंस के बाद अगर तुम्हें वेलोसिटी निकालना है तो तुम क्या करोगे, वी स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर प्लस 2as। तो यू जीरो है, तो डायरेक्ट तुम क्या लिख लोगे, स्क्वायर रूट 2ad। सो 2a की वैल्यू क्या है, वी एल बी डी डिवाइडेड बाई एम इंटू आर। सो डी डिस्टेंस के बाद ये वेलोसिटी होगी। तो कहने का मतलब है पूरी मैकेनिक्स आएगी, ऐसा क्वेश्चन अगर तुम्हें दिखे तो ऐसे अप्रोच करना है। क्लियर है सब लोगों को इतना? क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ, सब लोगों को सुने ध्यान से, कि मैंने मैग्नेटिक फील्ड ऐसे सेटअप किया है इनसाइड द प्लेन, ठीक है यार। ये ट्रैक बनाए हैं, इस बार जो ट्रैक है, ट्रैक पे रेजिस्टेंस मैंने लगा दिया लैम्डा ओम पर मीटर, यानी लेंथ बढ़ाओगे तो ट्रैक का रेजिस्टेंस बढ़ते जाएगा। जैसे ही कंडक्टर है, ए बी कंडक्टर है जिसका मास m है, लेंथ l है और रेजिस्टेंस इसका r है। एक बैटरी लगा V वोल्टेज की, जैसे ही स्विच ऑन करूंगा तो कंडक्टर के क्रॉस करंट फ्लो करना शुरू कर देगा, ठीक है भाई। और जैसे ही करंट करेंट कंडक्टर है, मैग्नेटिक फील्ड है, फोर्स लग जाएगा आई एल क्रॉस बी से, तो फोर्स इस डायरेक्शन में लग गया। तो अब ये कंडक्टर ऐसा मूव करना शुरू कर देगा। तो लेट से किसी x डिस्टेंस पे जब ये मूव करेगा तो तुम्हें बताना है इसकी वेलोसिटी बतानी है इस कंडक्टर की। अब इस बार क्या होगा, थोड़ा सा हिंट मैंने दिया कि यार जब ये इस पोजीशन से, लेट से ये तुम्हारा t इक्वल टू 0 का पोजीशन था और ये t का पोजीशन है, तो t इक्वल टू 0 पे केवल रेजिस्टेंस क्या है, छोटू r है, कंडक्टर का रेजिस्टेंस है। लेकिन t इक्वल टू t पे क्या होगा, ऊपर भी रेजिस्टेंस आ जाएगा, इस रेलवे ट्रैक का भी रेजिस्टेंस आएगा और इसका भी रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो सर्किट का R इक्विवेलेंट चेंज हो गया, तो करंट चेंज हो गई, फोर्स चेंज हो गई, सारी चीजें चेंज हो गई।
तो जब ये किसी टी पोजीशन पे होगा या एक्स डिस्टेंस जो कंडक्टर मूव कर देगा तो तुम्हें वेलोसिटी बतानी है। सो फाइंड वेलोसिटी व्हेन कंडक्टर मूव्स डिस्टेंस x। जब x डिस्टेंस से मूव करेगा तो तुम्हें वेलोसिटी बतानी है, कितनी वेलोसिटी होगी इसकी। सब लोग ट्राई करें। ठीक है, अब देखो ये मान लो किसी x पे जब ये मूव कर रहा है तो तुम अगर सर्किट बनाओगे, मैं सर्किट बना के तुम्हें दिखा रहा हूँ कि सर्किट कुछ ऐसा होगा। सर यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस हो जाएगा, यहाँ पे भी कुछ रेजिस्टेंस होगा और यहाँ पे भी कुछ रेजिस्टेंस होगा। इस रेजिस्टेंस की वैल्यू लैम्डा एक्स होगी। देखो x डिस्टेंस के लिए कितना रेजिस्टेंस होगा, लैम्डा इंटू एक्स, और इसका r था और इसका भी लैम्डा इंटू एक्स होगा, और ये वोल्टेज v है। तो अब इस सर्किट में जो करंट फ्लो कर रही होगी वो कर होगी v अपॉन टू लैम्डा एक्स प्लस आर। ठीक है यार, क्योंकि करंट की वैल्यू चेंज हो गई है तो फोर्स की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। तुमने जो फोर्स लिखा है वो क्या लिखा है, आई एल बी। ठीक है दोस्त, अब आई एल बी देखो, तो आई एल बी लिखोगे तो वी एल बी अपॉन टू लेमडा एक्स प्लस आर, ये फोर्स की वैल्यू हो गई। तो फोर्स क्या हो गया, वेरिएबल, ये एक्स है। ठीक है, तो अगर फोर्स वेरिएबल होगा तो एक्सेलरेशन भी वेरिएबल हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन के लिए मास से डिवाइड कर दोगे। सो वी एल बी अपॉन एम टू लेमडा एक्स प्लस आर, ये वेरिएबल एक्सेलरेशन हो गया। अब वेरिएबल एक्सेलरेशन से अगर तुम्हें वेलोसिटी चाहिए तो तुम क्या लिखोगे, एक्स का फंक्शन है। ठीक है, तो एक्स का फंक्शन है तो एक्सेलरेशन वी डी वी बाई डी एक्स लिखना पड़ेगा वेलोसिटी। तो यहाँ पे जो मैं लिखूंगा अब एक्सेलरेशन को लिखूंगा, ये वेलोसिटी है तो इसको मैं क्या लिखूं, वी डैश लिख देता हूँ यार, क्योंकि कंफ्यूज हो जाओगे यहाँ पे वोल्टेज के साथ। सो वी डैश को मैं वेलोसिटी लिख रहा हूँ। वी डैश क्या है, वेलोसिटी, और वी क्या है, वोल्टेज। ठीक है यार, सो वी डैश अगर लिखोगे तो वी डैश वी डी वी बाई डी एक्स। ठीक है यार, ये तुमने कर दिया। सो ये वी एल बी अपॉन एम और टू लेमडा एक्स प्लस आर। ठीक है यार, अब dx को इधर भेजोगे और इंटीग्रेशन करोगे इसका। ठीक है, सॉरी इंटीग्रेशन यहाँ पे आएगा, ये इंटीग्रेशन तुम यहाँ पे लगाओगे। ठीक है, सो इंटीग्रेशन वी डैश वेलोसिटी के कहाँ से होगा, जीरो से v, और dx है तो उसका फंक्शन जीरो से x, तो इसको इंटीग्रेट करोगे आंसर तुम्हें दिख जाएगा। आ जाएगा क्या, वेलोसिटी का फंक्शन। देखो यार मैं तुम्हारे लिए इंटीग्रेशन कर देता हूँ। सो इंटीग्रेशन क्या है, वी डैश डी वी डैश इंटीग्रेशन वी एल बी अपॉन एम टू लेमडा एक्स प्लस आर डी एक्स, यही फंक्शन है। वी एल बी एम टू लेमडा एक्स प्लस डी आर एक्स, टू लेमडा एक्स प्लस आर इंटू डी एक्स। सो टू लेमडा एक्स प्लस आर इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन जीरो से एक्स में करना है और यहाँ पे इंटीग्रेशन जीरो से वी में करना है। तो देखो इसको करोगे तो वी एल बी एम क्या है, कांस्टेंट है, बाहर ले लो इसको, वी एल बी अपॉन एम कांस्टेंट है। सो वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एल एन एक्स। सो एल एन टू लेमडा एक्स प्लस आर डिवाइडेड बाई टू लेमडा एक्स प्लस आर वेरिएबल है, सो टू लेमडा। ठीक है, इंटीग्रेशन के लिमिट रखोगे जीरो से एक्स, तो यहीं आ जाएगा, तो लिमिट रखने की कोई जरूरत नहीं है। सो ये आ गया, इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर बाई टू, तो टू को यहाँ पे भेजोगे और ये अगर हटा दोगे स्क्वायर तो क्या लगाओगे यार तुम, स्क्वायर रूट, तो ये स्क्वायर रूट तुम लगा दोगे। सो ये वेलोसिटी आएगा। अब इसको टू से टू कैंसिल आउट कर लो। ठीक है, फिर इसको लिख सकते हो अच्छे से समझ सजा के, वी एल बी, ठीक है, अपॉन एम लेमडा एल एन टू लेमडा एक्स प्लस आर। ठीक है, स्क्वायर रूट में। सो किसी एक्स डिस्टेंस पे ये वेलोसिटी होगी, ये वेलोसिटी है। सो दिस विल बी आंसर। ठीक है, स्क्वायर नहीं आ रहा, यही आंसर होगा। मान लो कि मेरे पास दो रॉड है, ठीक है ना, उसको मैंने ओरिएंटेशन कैसे दी है वो समझना। ये मान लो मेरे पास एक पी क्यू रॉड है, ठीक है यार, और मेरे पास एक रॉड है ए बी। ठीक है यार, दो रॉड है मेरे पास, ए बी और पी क्यू, दोनों की लेंथ एल है।
बराबर लेंथ है यार, ठीक है, बराबर लेंथ है दोनों रॉड की, पी क्यू और ए बी की, ठीक है यार। मान लो इसमें करंट मैंने I1 दे दिया और इसमें करंट जो दिया मैंने I2 दे दिया, ठीक है, I1 दे दिया और I2 दे दिया। इनका जो ओरिएंटेशन है वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। सो ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास है, दो रॉड है मेरे पास ए बी और पी क्यू, दोनों में करंट मैंने दे दिया, I1 इस डायरेक्शन में, I2 इस डायरेक्शन में, दोनों का लेंथ बराबर है। तो वर्टिकल प्लेन में अगर तुम्हें रखना है तो ऐसा होगा ही नहीं, एक गिर जाएगा, जैसे इसको मैं छोड़ूंगा तो ये गिर जाएगा, बट ये गिर नहीं रहा है। क्यों नहीं गिर रहा है, देखो यार, कितने हाइट पे मैं रखूं, इस पी क्यू को मैं कितने हाइट पे रखूं ए बी से, लेट से एच हाइट में बोल देता हूँ, किस एच हाइट पे रखूं कि पी क्यू मेरा बैलेंस हो जाए, पी क्यू नीचे ना गिरे वर्टिकल प्लेन में। रॉड्स आर केप्ट इन वर्टिकल प्लेन, रॉड्स आर केप्ट इन वर्टिकल प्लेन, ठीक है। एल है लेंथ और मास जो है रॉड का इक्वल है जो कि एम के बराबर है। तो किस हाइट पे रखूं मैं ताकि ये नीचे ना गिरे, ठीक है, किस हाइट पे रखूं कि ये नीचे ना गिरे। फाइंड एच, फाइंड एच सो दैट PQ rod is balanced, पहला पार्ट। चलो ट्राई करें। सर सर होगा क्या कि इस पे जो फोर्स लग रहा होगा, अगर फोर्स की डायरेक्शन देखोगे PQ पे तो इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा, ठीक है, इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा, और इसका जो mg होगा वो नीचे लग रहा होगा, ठीक है। तो अगर तुम्हें बैलेंस करना है उस रॉड को L लेंथ के, तो mg को फोर्स के बराबर करना पड़ेगा। तो जैसे ही बैलेंस करोगे ये फोर्स बैलेंस होगा किससे, mg से, ठीक है। तो फोर्स क्या लिखोगे, म्यू नॉट I1 I2 L यानी H अपॉन, सॉरी, म्यू नॉट I1 I2 L, ये L आएगा। सो जो मैं फोर्स लिखूंगा म्यू नॉट I1 I2 L अपॉन 2 पाई H, और ये बराबर हो जाएगा mg के, ठीक है। सो यहाँ से तुम H की वैल्यू लिख सकते हो म्यू नॉट I1 I2 L अपॉन 2 पाई mg, यहाँ से ये बैलेंस हो जाएगा। सो H की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारे पास। अब देखो, अगर मान लो इस PQ रॉड को, ठीक है, अगर इस PQ रॉड को मैं नीचे छोड़ू, हल्का सा नीचे लाऊं, जबरदस्ती नीचे ला दूं, यहाँ पे मान लो इस पोजीशन में, इस पोजीशन में ला के छोड़ूंगा तो क्या होगा, देखो, जो मैग्नेटिक फोर्स है इसको ऊपर की तरफ भेजेगा, वापस मैग्नेटिक फोर्स ऊपर ऊपर की तरफ बजेगा, क्योंकि डिस्टेंस की वैल्यू कम हो गई ना, डी। मैग्नेटिक फोर्स तुम क्या लिखोगे, म्यू नॉट I1 I2 L अपॉन 2 पाई डी तुम लिखते हो। तो मान लो अगर PQ को मैं थोड़ा नीचे शिफ्ट करूं तो डी की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई, तो इस पे मैग्नेटिक फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा। अगर इस PQ को मैं यहाँ पे शिफ्ट करके छोड़ू तो डी की वैल्यू ज्यादा हो गई, तो mg नीचे से खींचेगा, तो ये जो पोजीशन होगा इसका मीन पोजीशन हो जाएगा यार अब, ठीक है। सो अगर नीचे मैं हल्का सा डिस्प्लेस करके इसको छोड़ू तो ये भाई करेगा SHM, ये रॉड क्या करेगा, SHM। इस PQ रॉड को मैं हल्का सा नीचे या ऊपर कहीं से भी अगर छोड़ूंगा तो ये करेगा SHM, ये समझ में आना चाहिए। और ये तुम्हें जो पोजीशन मिलेगा ये मीन पोजीशन का, तुम्हें मीन पोजीशन ये तुम्हें मिलेगा। सो PQ क्या करेगा, अगर तुम हल्का सा डिस्प्लेस करोगे तो SHM करेगा। तो जब SHM कर रहा होगा तो यार तुम मुझे इसका टाइम पीरियड बताओ। लेट से मैंने x डिस्टेंस पे इसको रिलीज किया, यहाँ से x नीचे करके छोड़ा हूं, तो सब लोग टाइम पीरियड बताए PQ रॉड का, टाइम पीरियड ऑफ रॉड PQ। ये आपको समझ में आना चाहिए कि PQ SHM करेगा। सो जो SHM का कॉन्सेप्ट है यार, तुम्हें क्या करना है, सिंपल डिस्प्लेस पोजीशन में नेट फोर्स लिखना है। सो डिस्प्लेस पोजीशन तुम्हारा क्या है, ये है तुम्हारा डिस्प्लेस पोजीशन। तो डिस्प्लेस पोजीशन में मैं नेट फोर्स लिख रहा हूँ, देखो यहाँ पे नेट फोर्स मैं लिख रहा हूँ। सो नेट फोर्स क्या होगा, म्यू नॉट I1 I2 L अपॉन 2 पाई, लेट से H, और ये माइनस x होगा,
माइनस mg, ठीक है, ये तुम्हारा नेट फोर्स होगा, ठीक है। या अगर तुम माइनस लगाओगे तो माइनस mg पहले लिख लो, ठीक है। mg कहाँ लग रहा होगा, नीचे लग रहा होगा, तो इसलिए मैंने डायरेक्शन वाइज ऐसे लिखा है। और ये जो मैग्नेटिक फोर्स होगा ऊपर लग रहा होगा, तो ये नेट फोर्स मैंने लिख दिया। क्या क्लियर है सब लोग को ये बात? यस सर। यूज कर लो। सो एफ नेट तुमने क्या लिखा, म्यू नॉट I1 I2L अपन 2 पाई H माइनस एक्स माइनस mg। अब ये देखो यार, इसकी वैल्यू मैं यहाँ से उठा के यहाँ पे रखूंगा। ये जो वैल्यू है म्यू नॉट I1 I2L अपन 2 पाई, यहाँ से मैं वैल्यू यूज करूंगा इसको। तो देखो म्यू नॉट I1 I2L अपन 2 पाई की वैल्यू मैं लिख सकता हूँ H mg अपॉन H माइनस एक्स, और ये माइनस mg, ठीक है। अब इस मैथ को सॉल्व कर लो, तो देखो H mg और माइनस करोगे तो mg के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा mgh, और माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा mgx, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये तुम्हारे पास जो आएगा वो आ जाएगा mgx का फॉर्मेट, ठीक है। अब देखो ये तुम्हारे पास kx का फॉर्मेट आ गया। सो h माइनस एक्स में क्या है, x क्या है, छोटी वैल्यू है, तो इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो mgh इंटू एक्स, तो ये SHM करेगा। जिन लोगों को माइनस नहीं दिख रहा है आप ध्यान से देखिए, आपको माइनस दिखेगा, और जो एफ नेट होगा वो रीस्टोरिंग फोर्स है यहाँ पे, तो ये SHM कराएगा इसे। और टाइम पीरियड क्या लिखोगे यार तुम, टाइम पीरियड लिख लोगे इसका 2 पाई रूट अंडर m बाई के की वैल्यू क्या है तुम यहाँ से देख रहे हो mg बाई एच, तो क्या हो जाएगा इसका टाइम पीरियड 2 पाई स्क्वायर रूट h बाई जी। अगर मान लो मैं इसको रब करके या नेक्स्ट स्लाइड पे लिख देता हूँ कि तुम्हारे पास k की वैल्यू क्या हो गई mg बाई एच, कंपेयर करके। सो जो टाइम पीरियड लिखोगे वो लिखोगे 2 पाई स्क्वायर रूट m बाई के, यही तुम टाइम पीरियड लिखोगे। और जैसे ही तुम टाइम k की वैल्यू रखोगे m, k की वैल्यू mg और ये h, तो m से m कैंसिल होके जो टाइम पीरियड आएगा इस पर्टिकुलर रॉड का वो h अपॉन g, ठीक है ना। तो इसको तुम ध्यान रखना, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो ऐसे अप्रोच करना। अगर इस टाइप का सेम क्वेश्चन आ रहा है तो तुम टाइम पीरियड तुम डायरेक्ट यहाँ से 2 पाई स्क्वायर रूट h बाई जी लिख सकते हो, अगर तुम्हें एक्सप्रेशन ये ध्यान है तो तुम्हारा टाइम सेव हो जाएगा। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं, दैट्स ऑल फॉर माय साइड। सो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, सी यू इन नेक्स्ट क्लास, टिल देन एंजॉय।